Dear friends, welcome to my YouTube channel. So how are you? So आप देख ही रहे होगे. So which chapter we are about to learn? That is the chemical effects of electric current. So ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन आप बहुत इजी वे में समझोगे और समझना चाहोगे कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो क्या होती है ना, कि उसमें ऐसी क्या होती है कि वो करंट प्रोड्यूस करती है ना. आपके जो लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, वो जल जाते हैं. बट हम पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, फिर करंट पढ़ेंगे, फिर उसके केमिकल इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे. सो वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे. तो हो सकता है कि आपको पहले एक चीज़ बताई जाए, फिर उससे रिलेटेड नेक्स्ट चीज़, फिर नेक्स्ट चीज़, लेकिन आप बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर ये जो सारे वर्ड्स हैं, दैट इज़ अ केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है. एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमारा 11 चैप्टर क्या है? केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट, हमें पता है कि हमारी जो घरों में वायर्स होती हैं उसमें हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट आता है, तो हमारी जो बल्ब है या फ़ैन है या एसी है वो चालू हो जाता है. अब इसके केमिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं? केमिकल का क्या मतलब है, आप समझ रहे होगे अभी तक. जो आपको माइंड में मेकअप है, केमिकल मतलब कोई रिएक्शन. ठीक है, तो इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि हमें इतना पता है. अब आगे क्या बता रहे हैं ये? वी नो दैट द प्योर वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर प्योर वाटर के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी. However, water that contains some salt dissolved in it does conduct electricity. अगर हम उसी वाटर की बात करें जिसमें कि सॉल्ट डले हुए हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देगा. मतलब अगर उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी. सो वाटर ऑफ्टन हैज़ सम सॉल्ट डिजॉल्व इट इन इट. मतलब नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो वाटर में साल्ट्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि गीले हाथों से कभी भी स्विच ऑन ऑफ नहीं करनी चाहिए क्योंकि करंट लग सकता है. सो इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ दीज सॉल्ट्स. अब क्या है, पानी है दोनों में. अगर हम बात करें, एक गिलास में पानी है, दूसरे गिलास में पानी है, तो इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है कि एक गिलास का जो पानी है वो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा, बट दूसरा कर रहा है. तो डिफरेंस क्या आ रहा है इन दोनों में? जस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ दी सॉल्ट्स. कुछ सॉल्ट्स हैं जो इनमें प्रेजेंट है. अब सॉल्ट्स को हम आगे पढ़ेंगे. अभी आप इतना ही समझो कि कुछ सॉल्ट्स है, ये नमक नहीं है किचन वाला, ये सॉल्ट्स की बात हो रही है. जो आगे आएगा तो उनकी वजह से ही ये डिफरेंस है. दैट मेक्स अ वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. की जो वाटर है वो अच्छा कंडक्टर है. गुड क्यों बोला है? क्योंकि कुछ पुअर कंडक्टर भी होते हैं कि उनके थ्रू बहुत कम ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है, बट वाटर जो है वो गुड कंडक्टर है, उसके थ्रू प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. सो दस मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम ईजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईजिली क्रॉस हो जाती है, पास हो जाते हैं, उसको गुड कंडक्टर बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड, मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम इजीली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स. जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो पाती, जैसे वुड है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, तो उसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती, तो हम कहते हैं उसको पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. या इंसुलेटर्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इंसुलेटर्स क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते. और पुअर कंडक्टर्स आर द सेम. ना अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की. अब हमें पता चल गया कि अभी पानी की बात हुई थी जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट हो तो वो गुड कंडक्टर है और वो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, बट जो प्योर वाटर है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का पास नहीं होता. ना इलेक्ट्रिक करंट. To understand about the electric current and how material conduct electricity, we must first learn more about atoms. तो अब आप इतने बड़े हो गए हो कि अब हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे. तो ये क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एक एटम के बारे में. अब एक एटम की बात करें तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे ये हमारी एक वॉल है, दीवार है, ठीक है. तो हम क्या सोचेंगे कि वहाँ पे ऐसे ईंटें लगी हुई हैं ऊपर ऊपर. मैंने ऐसे, चलो मैं अच्छे से बनाती हूँ. ये वॉल है हमारी और यहाँ पे ऐसे ब्रिक्स लगी हुई हैं, ठीक है, ऐसे लगी होती हैं घरों में.
तो हम क्या बोलेंगे, ये जो वॉल है वो किससे मिलके बनी है सबसे छोटा, दैट इज़ अ ब्रिक। ठीक है। तो सिमिलरली कोई भी मटेरियल है वो सबसे छोटा पार्ट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये कोई चीज़ है जिसको हमने इतना छोटा कर दिया, इसमें से एक लिया, इसको हमने जूम किया तो हमें ये ऐसा दिखा, लेकिन ये ऐसा पार्ट है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो क्या हो गया, इस मटेरियल का एटम। ठीक है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसका सबसे छोटा पार्ट हो गया। राइट। अब समझने वाली क्या बात है कि एक जो एटम होता है ना, उसके 3 चीज़ें मेनली लर्न करने की होती हैं। पहली चीज़ क्या है, इसका जो सेंटर होता है उसमें एक तो प्रेजेंट होता है प्रोटॉन, और प्रेजेंट होता है इसमें न्यूट्रॉन। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं, और इसके चारों तरफ जो है ना इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सेंटर में तो हो गया एक तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और हो गया इलेक्ट्रॉन। अब क्या बात आती है लर्न करने वाली, फिर मैं रीडिंग कर दूंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं नेगेटिव चार्ज, उन पे नेगेटिव का चार्ज लगा होता है। जो प्रोटॉन होते हैं वो P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव चार्ज होता है इन पे। और जो न्यूट्रॉन बच गया तो N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रल, कि उन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। नाउ ये क्या कह रहे हैं, आपको एटम्स के बारे में समझना पड़ेगा। एटम्स द स्मॉल पार्टिकल दैट मेकअप द प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की बात क्या है, जैसे कि हमारे पास एक ब्रिक है गोल्ड की, तो गोल्ड का छोटे से छोटा पार्ट जो है वो गोल्ड का ही बना होगा, हम कितने भी उसके छोटे से छोटे टुकड़े कर दिए हमें गोल्ड ही मिलेगा। तो वो क्या हो गया, एक प्योर सब्सटेंस हो गया, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसमें जिंक है या कुछ ग्रेफाइट मिला हुआ है, तो वो प्योर की बात हो रही है। तो एटम वो क्या होते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलकर एक प्योर सब्सटेंस बनता है। आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो एटम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। प्रोटॉन, P फॉर प्रोटॉन एंड P फॉर पॉजिटिव। सो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड whereas इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन को याद कर लोगे आप पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप याद हो जाएगा कि वो नेगेटिव होता है। न्यूट्रॉन एंड डू नॉट कैरी एनी चार्ज, वो न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इन अ नॉर्मल स्टेट एवरी एटम इज़ न्यूट्रल। तो ये समझने की बात है कि नॉर्मल स्टेट में जो सारे के सारे एटम हैं वो न्यूट्रल कैसे होते हैं। अब मैंने क्या बोला कि जो न्यूट्रॉन है उस पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव होता है। तो अगर मैं बात करूं कि किसी एटम में 4 ही प्रोटॉन है, 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 4 पॉजिटिव के हो गए, 4 नेगेटिव के हो गए, तो ये एटम जो है वो बैलेंस हो गया ना, इस पर कोई भी चार्ज नहीं हुआ। कोई भी चार्ज का क्या मतलब है, अगर इसमें 3 प्रोटॉन होते और इलेक्ट्रॉन होते 5, तो कितना डिफरेंस आ गया 2 का, और कौन से ज़्यादा है, नेगेटिव, तो ये जो एटम होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता। इसी तरीके से अगर प्रोटॉन ज़्यादा होते, इलेक्ट्रॉन कम होते, तो वो एटम जो था वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो नॉर्मल स्टेट होती है एटम की, वो न्यूट्रल होती है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो चार्जेस होते हैं वो इक्वल नंबर के होते हैं। सो दिस इज़ बिकॉज देयर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। यहाँ पे आपको एटम की एक पिक्चर भी दिखा रखी है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं और सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो ये किसकी पिक्चर है, एन एटम की। द इलेक्ट्रॉन आर लूजली हेल्ड इन एन एटम एंड कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर। अब क्या बोल रहे हैं हम, जैसे गोल्ड है तो वो तो बहुत सारे एटम से मिलके बना होता है, जैसे ये एक एटम दिखा रखा है तो यहाँ पे एक और एटम होगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लूजली अटैच्ड होते हैं एटम में, तो ये एक एटम से दूसरे एटम में इजीली मूव कर जाते हैं। ठीक है,
इफ़ एन एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, अगर कोई एटम, एटम ए है, ये है एटम बी, तो अगर कोई एटम किसी को देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स तो वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, वो एटम पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, जैसे कोई पर्सन है वो पैसे देता है किसी को, हेल्प करता है किसी की, तो वो पॉजिटिव पर्सन हुआ, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब एक बी एटम की बात करते हैं, जिसने लिया मनी, किसी से उधार लिया या लिया किसी से, तो वो नेगेटिव हो गया, याद रखने के लिए। तो वो क्या, बी एटम क्या हो जाएगा, जो लेगा इलेक्ट्रॉन वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। बड़ा सिंपल सा है ना। चलो, सो इफ एन एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, जो दे रहा है लूज कर रहा है, इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज, वेयर एज इफ एन एटम गेन्स, जिसने लिया, इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, वो नेगेटिव हो गया लेने वाला, छीनने वाला। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द कंटिन्यूस स्ट्रीम इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर ये जो हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें ये इलेक्ट्रिक इसका जो चार्ज है, अगर वो एक ही स्ट्रीम में, एक ही लाइन में चलता रहता है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। सो जो ये जो चार्ज है नेगेटिव या पॉजिटिव की जो हमने बात करी है, ये चलता रहता है, तो इसको बोलते हैं कि करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। सो टू मेक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, अब अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना है, टू कंपोनेंट्स आर मोस्ट इसेंशियल, उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, अ कंटिन्यूस अनब्रोकन पाथ और इलेक्ट्रिक सर्किट इज रिक्वायर्ड। मतलब कि अगर हमने वायर को इधर से कहीं से जोड़ा है और बीच में गैप दे के वायर को दूसरे टर्मिनल से जोड़ दिया, तो इसके बीच में गैप है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे ब्रेक आ गया। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना है तो ये अनब्रोकन पाथ होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, तभी इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा। सेकेंडली, सम ड्राइविंग फोर्स कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सर्किट। अब क्या है, ऐसा तो नहीं है कि करंट कब अभी तो रुका हुआ है, अभी अपने आप चालू हो गया, कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए उसको चलाने के लिए। तो वो जो चलाती है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाती है। इज रिक्वायर्ड विच पुशेस द इलेक्ट्रॉन अराउंड द सर्किट, कि जो हमने सर्किट बनाया था उसके चारों तरफ वो उसको फोर्स कर रहा है कि आप मूव करो ऐसे ऐसे सर्किट में। ठीक है। चलो, नाउ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कोई भी हो सकती है? अगर कोई डायरेक्शन है तो वो क्या है और क्यों है? द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन रिच बॉडी टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर दो टर्मिनल्स हैं, दो कॉर्नर है सर्किट से, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है टू जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। सो इलेक्ट्रॉन रिच बॉडी टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी। सो द इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ नेगेटिवली चार्ज्ड, तो क्या कह रहे हैं, सो द इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी टू अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो ये आपको लर्न करना है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है हमेशा फ्लो करते रहते हैं जहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि उसको चाहिए होता है, लेने वाला होता है, पॉजिटिवली चार्ज देने वाला होता है। तो पॉजिटिव वाला देता रहता है, नेगेटिव वाला लेता रहता है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो जिससे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो जाता है। सो इन द अर्लियर डेज द इलेक्ट्रिक करंट वॉज टेकन एज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज टू अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो पहले कहते थे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव आता है, बट अब जो फाइनलाइज हुआ है दैट इज़ अ नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो टुडे दिस इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो जब हम करंट की बात करते हैं तो स्टिल ये कहीं कहीं पर लिख देते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव का क्या मतलब है, जैसे ये सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी, जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव होती है, जो नेगेटिव होती है वो,
जो छोटी होती है वो नेगेटिव होती है। अब मैं कहूँ कि पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो मैं बोलूँगी यहाँ से करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं कहूँ नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो जाएगा इस तरफ, उल्टा हो जाएगा ना। तो ये आगे बात करेंगे, बट अभी जो आपको लर्न करना है दैट इज़ अ नेगेटिव टू पॉजिटिव। नाउ मेकिंग अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये क्या आ गया, मैग्नेट कहाँ से आ गई? तो आपको एक मैजिक की बात बताती हूँ कि अगर यहाँ पे किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। मतलब अगर उस फील्ड के अंदर जब आप कंपस लेकर जाओगे तो वो मूव करेगी उसकी नीडल। कंपस क्या होती है, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट शो करती है, और वो मैग्नेटिक से ही चलती है, वो डायरेक्शन ही तो बताती है। तो जब आप कंपस को इसके पास लेकर आओगे इस मैग्नेटिक फील्ड में तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो जब भी किसी वायर में हम इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस कराते हैं, कितनी क्रॉस कराते हैं उस पर डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। So we have learned that an electric current produces a magnetic field. What happens to a compass needle when it is kept near the wire carrying the electric current? उसमें deflection show होगा. The magnetic needle shows the deflection. जब हम पास लेके जाएंगे तो वो deflect show होगी, मतलब जहाँ थी वहाँ से left right show करेगी. The deflection is observed even if the current is weak. कि वो जो डिफ्लेक्शन है वो तभी भी शो करेगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी जो पास करा रहे हैं वो अभी कम पास करा रहे हैं, वीक है वो। सो दस वी कैन मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इससे टेस्टर बना सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से कर सकते हैं कि उसमें करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा। Now, aim to prepare a tester which can be used to detect the flow of current through a circuit. तो हम एक टेस्टर बना रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा कि वायर में करंट पास हो रहा है या नहीं। सो मटेरियल रिक्वायर्ड अ ट्रे ऑफ अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। जो आपकी मैचेस ख़त्म हो गई है उसके अंदर से वो ट्रे निकाल लो, वो यूज़ करनी है। अब मैग्नेटिक कंपस यूज़ करनी है, इलेक्ट्रिक वायर एंड अ बैटरी। बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। So procedure, take the tray from the discarded match box, gently place a small compass needle inside it. तो हमने वो ट्रे ले ली मैच बॉक्स में से, उसके अंदर हमने कंपस डाल दी। नेक्स्ट, रैप एन इलेक्ट्रिक वायर 4 to 5 times अराउंड द ट्रे। अब इसके ऊपर देखो आपने यहाँ पे वायर्स जो हैं वो लिपटी हुई हैं, 4 to 5 times ऐसे रोल कर दिए। ज्वाइन वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। अब इस वायर का जो एक एंड है वो हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड लीव द अदर एंड ऑफ द वायर फ्री, और दूसरी जो साइड है उसको हमने फ्री छोड़ दिया, या फिर यहाँ पे फ्री छोड़ दिया। इसके बीच में जो स्पेस है पी और क्यू के बीच में, वहाँ पे एक वायर को तो ज्वाइन कर दिया और दूसरे को फ्री छोड़ दिया। नाउ टेक अनदर वायर एंड ज्वाइन इट विद द अदर टर्मिनल टू द बैटरी। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे बीच में एक वायर लगा दी जो टर्मिनल से कनेक्ट हो गई। सो ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी, व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स P and Q are joined for a movement, the compass needle shows some deflection। कि जब यहाँ पे जो वायर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड से कंपस में deflection शो होगा। सो कंक्लूजन, वी हैव मेड अ टेस्टर विच कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। तो इसी डिफ्लेक्शन से पता चल जाता है कि इस सर्किट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। सो हियर आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड्स। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये जो छोटा लेक्चर था अबाउट द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, सर्किट पढ़ी है, एटम पढ़ा है और डिफ्लेक्शन पढ़ा है, कि आपको समझ में आया या नहीं आया। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।